मैं आप लोगों के सामने भारतीय राजनीति के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत ही गंभीर बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। ये देश को एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाने और एक तानाशाही तरीके से चलाने के बीच की बात है। बात यूँ है कि मैं बहुत दिनों से भारत की राजनीति को देख रहा हूँ, परख रहा हूँ, समाज के लोगों को देख रहा हूँ, लोगों को बढ़ते हुए देख रहा हूँ। तो मेरे मन में ख्याल आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। फिर बाद में बात आती है कि ये सब तो एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय राजनीति को एक ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां पर लोग आपस में बट के एक दूसरे को मारने काटने पर तुल जाएं और इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को मिले, जो कि है बीजेपी। मैं ये नहीं कहता कि भाई बीजेपी एक ख़राब पार्टी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बीजेपी की जो पीछे ताकत लगी हुई है, जो उसको चला रही है, वो ताकत बहुत ही भयानक है, जानलेवा है, लोगों को बांटने वाली है, भूखों मारने वाली है, जिसका नाम है आरएसएस। आप उसको अच्छे से जानते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आरएसएस के स्कूलों से पढ़े हुए हैं, उसकी शाखाओं में जाते रहे हैं, शाखाओं में शामिल हुए हैं, गेम खेले हैं और उनकी विचारधाराओं से बहुत प्रभावित भी हैं। लेकिन एक ज़माने में वो बहुत ही समर्थक थे बीजेपी के, आरएसएस के। लेकिन मैं उनको कहता रहता था कि बेटे, दोस्तों मेरे, कि तुम लोग भी तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई की, नौकरी की पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बाद आप नौकरी करोगे तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अच्छे से जानती है कि किस तरीके से लोगों को बेरोजगार किया जाए, उसके बाद उन बेरोजगार युवाओं का अपनी राजनीति में इस्तेमाल किया जाए। ये आप सब लोग जान रहे हैं। आप लोग देखिए कि जितने भी रामनवमी में दंगे हुए, उन दंगों में छोटे छोटे बच्चे, 5 साल से लेकर 25-30 साल के बच्चे हाथों में तलवार लिए, गड़ासा लिए, राम के नारे लगा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। ये सब कौन है? ये सब वही हैं जो किसी ज़माने में पढ़ाई करते थे, नौकरी की तैयारी करते थे, आज वो दंगों पर उतर आए हैं। उनकी ये मानसिकता कैसे हुई? इस मानसिकता के पीछे बहुत ही लंबा रास्ता तय किया गया है, जो अभी का नहीं है। उसको पूरा होते होते 90 साल होने को है और अब 2025 में 100 साल हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है और आप लोग ब्लेम देते हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष मजबूत होता कैसे और कैसे हो पाएगा? अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को 545 में से 50 सीट दोगे और एक पॉलिटिकल पार्टी को 300 सीट दोगे, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में बैठी है वो एक मजबूत आवाज़ बन पाएगी? वो नहीं बन पाएगी, वो कैसे भी नहीं बन पाएगी। अगर मेरे खुद के घर में अगर 50 लोग रह रहे हैं तो दो लोगों की आवाज़ कुछ मायने नहीं रखती। जहाँ पर 40 लोग, 50 लोग हैं, जहाँ पर 300 लोग हैं, वहाँ पर 50 लोगों की क्या अहमियत? और ऊपर से जो मीडिया जो बिक चुका है, इस मीडिया के बारे में तो बात ही करना बेकार है। ये सब लोग जानते ही हैं। ये जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, ये दलित विरोधी, हिंदू विरोधी, मुस्लिम विरोधी, महिलाओं के विरोधी है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड की पार्टी है। और आप अभी समझे ना समझें, लेकिन देर से देर आपको समझ में आएगी जब आपका बच्चा या तो अभी है नहीं या फिर जब भी होगा, वो नौकरी के लिए दर भटकेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब मैं अपने अनुभव से नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ, लेकिन मेरे भाई लोग हैं जो दर भटक रहे हैं और लोगों ने तो तैयारी करना ही छोड़ दी, नौकरी की तलाश ही करना छोड़ दी। कैसा देश है, कैसा देश बना रहे हैं जहाँ पर एक ज़माने में पेट्रोल पे 1 रुपये बढ़ने पर लोग लड़ाई करने पे उतारू हो जाते थे, और आज पेट्रोल में 20-20 रुपये बढ़ रहे हैं, 50-50 रुपये बढ़ रहे हैं, और जनता के सर पर कोई जू नहीं रह गई। क्या लोगों में पढ़ने की, समझने की, सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है? अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं और आप देखना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर आप न्यूज़ चैनल खोलें, न्यूज़ चैनल में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ आप अपने टीवी ऑपरेटर से बात करके आप उसको बैन करवा दीजिए, जो चैनल आपको पसंद नहीं आते हैं, या फिर खुद आप अपने रिमोट से बैन कर दीजिए। क्योंकि यही आपके ऊपर से जो दिन के दिमागों में सांप्रदायिकता भरी चुकी है या भरी जा रही है, वो सिर्फ वही बच्चे हैं जो 18 जो 15 साल से लेके 20 साल तक हैं, 12 साल से लेके जो 15 साल तक हैं, और जो 60 के ऊपर के लोग हैं। इनके दिमाग में इतनी सांप्रदायिकता भर चुकी है क्योंकि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है।
बूढ़े लोग जी चुके हैं जीवन, बच्चे लोग उनको अभी शुरू हुआ है जीवन। आप खुद सोचिए, जो दंगे कर रहे थे इस वक्त, वो 2014 से पहले या 2012 में 12-12 साल के होंगे और आज वो 20 साल के होंगे। तो उनका जो पूरा परिवेश है, जो पिछले 7-8 सालों से वो जी रहे हैं, वो एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर जहर ओगरा जाता है, जहाँ पर लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं, जहाँ पर लोगों के प्रति द्वेष फैलाया जाता है, जहाँ पर दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, महिला विरोधी नीतियाँ और सोच डेवलप की जा रही है, स्कूलों में की जा रही है। धीरे धीरे CBSE के सिलेबस को बदल दिया गया है। आप क्या सोचते हैं? अभी जिग्नेश मेवानी ने गुजरात में रहते हुए, एक कांग्रेस विधायक है, उसने एक मोदी के ऊपर एक ट्वीट कर दिया था। वो जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी RSS समर्थक है, और RSS से निकले हुए लोग ही बीजेपी में जाते हैं, वो मंत्री बनते हैं, और RSS के लोग गोडसे की पूजा करते हैं। तो अगर बीजेपी के लोग गोडसे की पूजा करते हैं, इस बात को अगर जिग्नेश मेवानी ने बोल दिया, तो उसको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत? वो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये रूलिंग पार्टी जानती है कि अगर ऐसे लोगों को आगे बढ़ने दिया जाए तो फिर हमारा क्या होगा। और चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसमें सवर्ण लोगों की ही ज़रूरत है। यही लोग अपने देश चला रहे हैं। अगर छोटी जात का आदमी अगर बढ़ना चाहे तो उसको दबा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये अपनी मैं दुविधा पीड़ा और व्यक्त कर रहा हूँ। ये आजकल न्यूज़ में देख के, सोशल मीडिया को देख के इतना दिल भर आता है कि लगता है कि एक नेपाल चला जाऊँ। छोटा सा देश है, शांत देश है, इतनी सांप्रदायिकता वहाँ पर नहीं होती। लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबसे, ये सारे बीमारू राज्य होते हैं। यहाँ से लोग निकल के बाहर के प्रदेशों में जा रहे हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रदेशों ने एक भी काम नहीं किया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। बच्चे करे तो करे क्या, लोग करे तो करे क्या? बताइए आप मुझे। अगर आपकी बातों को एक भी जवाब अगर आपके पास है मेरी बातों का, तो कमेंट में लिखिए। मेरा दिल इतना दुखता है कि मैं क्या बताऊं आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है। अगर आप बोलते हैं कि राजनीति बराबर की होनी चाहिए, अगर सीमा रेखा बराबर हो तो लड़ने में और रेस लड़ने में मजा आता है, लेकिन आप लोगों ने फंडिंग के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड ला दिए। अगर आप कोई इंसान पॉलिटिकल फंड के रूप में पैसा देना चाहता है तो पहले कैश में दिया जाता था, लेकिन आज इलेक्टोरल बॉन्ड है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी जानकारी बैंक में जाती है और बैंक से रूलिंग पार्टी पे चली जाती है, और वो जानते हैं कि किस पार्टी को किस आदमी ने पैसा दिया है। उस पर रेड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो आपने पूरी की पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था को एक दिवालिया बना दिया है, और अपनी पूरी की पूरी पार्टी फंड अपना बीजेपी पार्टी को ही जाता है। जो भी इंसान किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो आप उस पर बुलडोजर चलवा देते हैं, आप उस पर ईडी का भिजवा देते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ये सब बातें करके भी अपना ही सारा नुकसान कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? क्या आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक होता जा रहा है कि तानाशाही की ओर बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, बातें तो इतनी सारी हैं कि मैं क्या करूं। कहते कहते दिन कम पड़ जाए, सालें कम पड़ जाए, इस देश की स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग जो कर सकते हैं वो करना चाहिए हमको। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो न्यूज़ चैनल देख के उसका दिमाग भटक रहा है, तो आप कोशिश करिए उस चैनल को बंद करवा दीजिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन इस देश को डेमोक्रेटिक बनाने पर तुल जाइए। क्योंकि अगर ये देश एक बार सांप्रदायिक के कुएं में कूद गया तो झुलस जाएगा, जल जाएगा। और इस देश की इतनी जनसंख्या है कि इतनी मारकाट मचेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। आप जानते हैं कि धार्मिक आधार पर जो देश बना था पाकिस्तान, उसको टूटने में 25 साल नहीं लगे और टूट गया।
अगर हमारे देश को जब तक एक इतने सारे मोतियों को अगर एक माला में नहीं पुरोएंगे तब तक ये माला टूट जाएगी, सारे मोती बिखर जाएंगे। खालिस्तानी मांगेंगे कि हमको अलग से खालिस्तान बना के दो, साउथ इंडियन मांगेंगे कि हमको अलग से कहते हैं अलग से देश बना के दो। और नॉर्थ इंडिया तो अपने आप में, नॉर्थ ईस्ट तो अपने आप में अलग है ही, उसको कौन अपना भारत मानता है? उसको सब तो चाइनीज़ बोलते हैं, जापानीज़ बोलते हैं। बहुत ही स्थिति गंभीर है, ख़राब है। आप सोचिए, आपको ही सोचना है, हम लोग ही सोचेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, बेरोजगार हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन बातें अगर छिड़ जाए पॉलिटिक्स की तो बोलते हैं बीजेपी सही तो कर रही है, गलत क्या कर रही है इस पर? अरे गलत कर रही है, गलत जानते होते हुए भी तुम गलत नहीं मान रहे हो, तुम्हारी सोच खराब है। विपक्ष की पॉलिटिक्स को इतना गंदी स्तर पर ले जाना भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा कलंक है। और मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक इस देश में कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जो स्थिति जैसे चल रही है ये और बद से बदतर होती चली जाएंगी और ज़्यादा समय लगेगा नहीं इसको। क्यों? क्योंकि विपक्ष की राजनीति को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा जो रोल निभाया जाता है वो निभाती है मीडिया। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी हुए, सोनिया गांधी हुई, इनको अपना एक यूट्यूब चैनल खोल देना चाहिए जिस पर वो अपनी अपनी बातें रखें। और मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर उन्होंने चैनल खोल भी लिया और अपनी वीडियो डालने भी लगे तो उसको सुनने वाला कौन है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग बरखत दत्त को जानते हैं? कितने लोग अजीत अंजुम को जानते हैं? कितने लोग अविनाश शर्मा को जानते हैं? कितने लोग आशुतोष गुप्ता को जानते हैं? कितने लोग मनोज गुप्ता को जानते हैं? कितने लोग राजदीप सरदेसाई को जानते हैं? बहुत ही कम लोग। जब तक टीवी मीडिया जो होती है, जो टीवी मीडिया जब तक सुधरेगी नहीं तब तक ये काम होने वाला नहीं है। और ये अंबानी, अडानी जो भी हैं और मोदी जी के जो मित्र हैं वो बहुत पहले समझ गए थे कि अगर भारत की राजनीति को कैप्चर करना है, देश की जनता के जो दिखाना है वो हम क्या दिखाएं, ये डिसाइड करना हो तो सबसे पहले हमको न्यूज़ चैनल को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने नेटवर्क 18 को ख़रीदा, धीरे धीरे सारे न्यूज़ चैनल को खरीद लिया और नेटवर्क को और न्यूज़ चैनल को पैसे देने लगे। और जो उनकी अथॉरिटी होती है वो तो गांजा फूक रही है कहीं पे बैठ के, उनको मतलब ही नहीं है कि कौन सी न्यूज़ चैनल क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, कैसा प्रोपेगेंडा चला रही है। पहले लोग गरीबी से बढ़कर भी नेता बन सकते थे, लेकिन आज के ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता जब तक आपके साथ जेल ना जा सको। आप कन्हैया कुमार को देखो, जब तक वो जेल नहीं गया, जब तक उसके पीछे देशद्रोही का आरोप ना लगा, तब तक वो नेता ही नहीं बन पाया। इतने अच्छे वेल एजुकेटेड नेता हैं विपक्षी पार्टियों को, आप उनको वोट दीजिए। आप वोट देने जाते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या मन में क्या आता, क्या है आपके, क्या आता है मन में? कि डेवलपमेंट हो, बच्चे पढ़ें, या फिर ये कि झंडा, ये अपना हिंदू धर्म बढ़ता जाए। और ये क्या समझ में नहीं आता मुझे। मंदिर बने हर घर में, हर गली में मंदिर बन जाए, घर में भी मंदिर बन जाए, मंदिर मस्जिद आने, क्या समझ में नहीं आता मुझे। इतना इस्लामोफोबिया तो बाकी देशों में भी नहीं जितना अपने देशों में। सोचिए, समझिए और कुछ एक अच्छा डिसीजन लीजिए जिससे देश एक प्रगति की ओर बढ़ सके। 5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के चक्कर में देश में 45 करोड़ लोगों ने नौकरी ढूंढने ही छोड़ दी।